हेलो फ्रेंड्स। हम लोग भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में एक महत्वपूर्ण टॉपिक को जानने जा रहे हैं। हम लोग जानेंगे स्वराज पार्टी के बारे में, वह सब कुछ जो आपके काम की है, यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट सवालों का जिक्र करेंगे। आप लोग इस वीडियो को देखिए और प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब को तलाशने का प्रयास कीजिए। इस वीडियो में वह सब कुछ मैं बताने जा रहा हूं जो प्रतियोगिता परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहते हैं, इसलिए आपकी परीक्षा के लिहाज से यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। पूरा अंत तक बने रह करके इस वीडियो को देखिए और इससे लाभ उठाइए। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इस तरह का वीडियो मैं लगातार अपलोड करते रहता हूं जो आपके परीक्षाओं के लिए काम की होती हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल पर लगातार विजिट करते रहें, देखते रहें और कुछ न कुछ सीखते रहें। धन्यवाद। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। इस पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में की गई थी। कब की गई थी? जनवरी 1923 में। ध्यान रखिएगा 1923 को। और इसके संस्थापक कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास तथा साथ में मोतीलाल नेहरू भी थे। यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू को ध्यान में रखना है कि इस पार्टी के संस्थापक थे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू के घर पर ही इलाहाबाद में मार्च 1923 में जो बैठक हुई उसी में इस पार्टी का संविधान तय हुआ और आगे का उद्देश्य भी तय हुआ। विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खान जैसे लीडर्स भी इस पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। साथ ही पंडित मदन मोहन मालवीय, जयकर, ये लोग भी जुड़े हुए थे। CR दास इस पार्टी के अध्यक्ष थे। वहीं पर मोतीलाल नेहरू जी इस पार्टी के महामंत्री थे। इन तथ्यों को जरूर ध्यान रखिएगा। अब स्वराज पार्टी के गठन होने के पीछे की कहानी को समझते हैं कि यह क्यों गठित किया गया और कैसे यह हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, क्या यह उद्देश्यों में सफल रहा। हम लोग जानते हैं कि 1920-22 में देश भर में खिलाफत और असहयोग आंदोलन चलाया गया था और वह आंदोलन काफ़ी सफल रहा था, लेकिन आंदोलन अचानक से उग्र हो गया और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा में 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया। यह घटना 4 फरवरी 1922 को हुई थी और इस घटना से गांधी जी इतना आहत हुए कि पूरे असहयोग आंदोलन को ही वापस लेने का फैसला कर लिए। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में एक बैठक हुई और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय ले लिया। इस निर्णय के खिलाफ में मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, C राजगोपालाचारी, CR दास, अली बंधु आदि जैसे नेता थे जिन लोगों ने गांधी जी के फैसले की आलोचना की। इस तरह से असहयोग आंदोलन तो समाप्त हो गया, लेकिन देश भर में एक निराशा छा गई। देश के राजनीतिक वातावरण में निराशा का माहौल हो गया। लोग निराश हो गए, खास करके नौजवान वर्ग निराश हो गया और ऐसे युवा नेता निराश हो गए जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू या सुभाष चंद्र बोस कि गांधी जी को असहयोग आंदोलन वापस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग गांधी जी की खिलाफत करने की स्थिति में नहीं थे। देश भर में निराशा का जो माहौल बना हुआ था, उसी माहौल में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया। और इसके पीछे की कहानी यह थी कि 1919 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने चुनाव कराने की घोषणा की थी और वह चुनाव 1923 में होने वाले थे। केंद्रीय विधानसभाओं के चुनाव और प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव दोनों होने थे और कांग्रेस में एक धड़े का मानना था कि कांग्रेस में रहते हुए ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनावों में जीत करके जब विधान परिषदों में जाएंगे तो वहाँ पर देश से जुड़े हुए सवाल को उठाएंगे और वहाँ भी ब्रिटिश सरकार का असहयोग करेंगे। और कहने का मतलब कि संसद में रहते हुए ब्रिटिश सरकार के असहयोग का एक तरीका होगा और जो भी ब्रिटिश सरकार कानून लाएगी उसकी हम लोग मुखालफत करेंगे, उसकी हम लोग खिलाफत करेंगे। और
एक धड़ा ऐसा था जो इन चुनावों में हिस्सा नहीं लेना चाहता था। तो इसी तरह से कांग्रेस के मुख्यतः दो धड़े बन गए थे। एक धड़ा परिवर्तनवादी था और दूसरा धड़ा जो था वह अपरिवर्तनवादी था, यानी कांग्रेस के कार्यक्रमों में वह किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं चाह रहा था। जबकि एक धड़ा पूरी तरह से परिवर्तन के पक्ष में था कि आगामी चुनावों में हम लोग हिस्सा लें और चुनाव में जीत करके जाएं और वहां पर अंग्रेजों के लिए व्यवधान उत्पन्न करें और विधान परिषदों में भी असहयोग की आवाज़ को उठाया जा सके, जिससे देश में राजनीतिक चेतना तो फैलेगी ही, साथ ही अंग्रेज़ों की चूलें भी हिलेंगी। तो यह प्लान सोच करके परिवर्तनवादी लोग चुनावों में हिस्सा लेना चाह रहे थे, यानी वे लोग परिवर्तनवादी कहे गए और जो लोग इसके खिलाफ थे वे अपरिवर्तनवादी कहलाए। परिवर्तनवादी गुट में मुख्य थे C.R. दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खां। जबकि अपरिवर्तनवादी गुट में प्रमुख थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, C. राजगोपालाचारी, डॉक्टर अंसारी, आयंगर और राजेंद्र प्रसाद। इसी बीच दिसंबर 1922 में गया के कांग्रेस अधिवेशन में चित्तरंजन दास ने विधान परिषद में प्रवेश का प्रस्ताव रखा, लेकिन C. राजगोपालाचारी के नेतृत्व में अपरिवर्तनवादियों ने इस फैसले को अस्वीकार कर दिया, जिसकी वजह से C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और इस तरह से जनवरी 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो गया, यानी चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में स्वराज पार्टी का गठन हुआ, जिसकी संविधान मार्च 1923 में तय हुई। अपरिवर्तनवादी लोगों का धड़ा चाह रहा था कि देश में अभी रचनात्मक कार्य चलाए जाएं जो कांग्रेस के अंतर्गत हो और देश भर में राजनीतिक कार्यक्रमों को लेकर के जाया जाए, जैसे छुआछूत से उद्धार या इस तरह के कार्यक्रम चलाए जाएं जो लोकप्रिय हों और अभी उग्र आंदोलन को त्याग दिया जाए, यानी उग्र आंदोलन की नीति से अभी अलग रहा जाए। लेकिन दूसरी तरफ परिवर्तनवादी लोग थे, वह चाह रहे थे कि चुनावों के माध्यम से विधानसभाओं में प्रवेश लिया जाए और वहां पर सरकार से असहयोग किया जाए। असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमज़ोर पड़ चुकी थी। इसका फ़ायदा उठा करके अंग्रेज़ों ने 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी के गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस में अनिर्णय की स्थिति हो गई और अपरिवर्तनवादी लोगों के लिए कोई निर्देशक बचा नहीं। लेकिन परिवर्तनवादी लोग भी अहिंसा की नीति को त्यागे नहीं थे या असहयोग की नीति को त्यागे नहीं थे और ना ही वे लोग कांग्रेस को छोड़ने के पक्ष में थे। इस तरह से कांग्रेस में बने रह कर के ही वे लोग चुनाव लड़ना चाह रहे थे। दूसरी तरफ अपरिवर्तनवादी लोग नहीं चाह रहे थे कि वे लोग चुनाव लड़ें या चुनावों में जाएं। इस बात को लेकर के थोड़ा विवाद बढ़ गया था कांग्रेस के अंदर में। इसी विवाद को सुलझाने के लिए सितंबर 1923 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेसियों को व्यक्तिगत रूप से आगामी चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिल गई और इस तरह से विवाद थोड़ा सुलझ गया। नवंबर 1923 में केंद्रीय विधानसभा और प्रांतीय विधान परिषदों के लिए चुनाव हुए और स्वराज पार्टी बहुत ही सफल पार्टी के रूप में निकली। 101 निर्वाचित सीटों में से 47 सीटों पर उसे केंद्रीय विधानसभा में जीत मिली। वहीं पर प्रांतीय विधान परिषद में भी मध्य प्रांत में उसे स्पष्ट बहुमत मिला। बंगाल में यह सबसे बड़ा दल के रूप में उभरा। मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी उसे सफलता मिली, लेकिन पंजाब और मद्रास में उसे सफलता नहीं मिली। वहाँ सांप्रदायिक वजहें आड़े आ रही थीं। गांधी जी भी विधान परिषदों में प्रवेश पाकर के उसके कार्यवाही में बाधा डालने के विरोधी थे और तभी वह 5 फरवरी 1924 को खराब स्वास्थ्य की वजह से रिहा कर दिए गए और उनकी रिहाई समय पूर्व कर दी गई थी। उनकी सज़ा 6 वर्षों के लिए हुई थी, लेकिन जेल में उनका स्वास्थ्य काफ़ी खराब रहने लगा था, जिसकी वजह से गांधी जी को बाहर निकाला गया, रिहा किया गया और गांधी जी स्वराजियों से मतभेद रखते थे, लेकिन फिर भी बाहर आकर के वह एकता के लिए काम किए।
उन्हें समझ में आ गया था कि कांग्रेस की एकजुटता बहुत जरूरी है। दोनों धड़ों में अगर अविश्वास कायम हो जाएगा तो राष्ट्रीय आंदोलन को ही घाटा होगा, अंग्रेज फायदे में जाएंगे। तो इस तरह से C.R. दास, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी के बीच में नवंबर 1924 में एक समझौता हुई कि स्वराजी कांग्रेस के ही अभिन्न अंग के रूप में अपना काम करेंगे, यानी वे लोग विधान परिषदों में अपना काम करते रहेंगे और स्वराजी लोग भी कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों का विरोध नहीं करेंगे। और यही समझौता 1924 के बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन में पुष्ट कर दी गई और बेलगांव कांग्रेस की अध्यक्षता गांधी जी ही किए थे। इसके पहले वह कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं किए थे, उसके बाद भी नहीं किए। एकमात्र अधिवेशन 1924 का बेलगांव अधिवेशन था जिसमें जी कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। इस तथ्य को ध्यान में रखिएगा। किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता गांधी जी किए थे? बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन की 1924 में। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। इधर स्वराज पार्टी के लोग भी प्रांतीय विधान परिषदों में और केंद्रीय विधान सभाओं में प्रवेश पा करके स्वशासन के पक्ष में जोरदार भाषण दे रहे थे। उनकी 3 मांगें मुख्य होती थीं। स्वशासन के लिए संविधान में परिवर्तन किया जाए, राजनीतिक बंदियों को तत्काल रिहा किया जाए, देसी उद्योगों का विकास किया जाए। लेकिन उस वक्त विधानमंडलों में निर्वाचन की व्यवस्था होने के बावजूद भी उनके पास कोई ताकत नहीं होती थी, यानी असली ताकत अभी भी गवर्नर या वायसराय के पास होती थी। वास्तविक ताकत विधानमंडलों के पास नहीं थी। विधानमंडलों के अधिकार महज कागजी थे। फिर भी स्वराज पार्टी के लोग यह सिद्ध करने में सफल रहे कि विधानमंडलों में कोई वास्तविक ताकत नहीं है। इसलिए इनकी ताकत बढ़ाने के लिए स्वशासन चाहिए और स्वशासन के लिए संवैधानिक सुधार की जरूरत है। इसको सिद्ध करने में स्वराजी लोग सफल रहे, यानी असेंबली की असली चरित्र देश के लोगों को सामने लाने में स्वराजी लोग सफल रहे। 1925 में विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष चुन लिए गए। सरकार को बजट पास कराने के लिए भी वीटो से काम चलाना पड़ता था, क्योंकि हर बार सरकारी विधेयक बहस में फंसी जाती थी, पास नहीं हो पाता था। तो वे लोग अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते थे और इस तरह से काम चलाते थे। तो इससे विधानमंडलों की पावर, उनका असली चरित्र देश के सामने आ रहा था। तो इन बातों में स्वराजी लोग काफ़ी सफल रहे। एक बात पर और गौर कीजिएगा कि 1923-24 के दौरान में C.R. दास कलकत्ता के मेयर चुने गए थे, विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे, जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। तो देखिएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे नो चेंजर्स लोग नगर पालिका के राजनीति में थे। उनका मानना था कि कांग्रेस की जो रचनात्मक कार्यक्रम हैं वे आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, आसानी से उन कार्यों को निपटाया जा सकता है जब नगर पालिका में वे चुने जाएं। कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम क्या था? जैसे शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्य, छुआछूत का निवारण, खादी का प्रचार, यह सब कांग्रेस के रचनात्मक कार्यों में शामिल था। लेकिन स्वराज पार्टी में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था। जून 1925 में C.R. दास का निधन हो गया और स्वराज पार्टी पर संकट का बादल घिर आया। मतलब स्वराज पार्टी धीरे धीरे बिखरना शुरू हो गया। उसमें 2 धड़े बनने शुरू हो गए। पहले तो सभी लोग असहयोग के नाम पर चुनाव जीत करके आए थे,
लेकिन अब उनमें से कुछ लोगों का मानना था कि सरकार के साथ सहयोग भी किया जाए, और कुछ लोग सहयोग करने के पक्ष में अभी भी नहीं थे। लाला लाजपत राय, पंडित मदन मोहन मालवीय इस मुद्दे पर अलग होकर के स्वतंत्र कांग्रेस पार्टी बना लिए। यानी स्वराज पार्टी में फूट हो गई। स्वराजी लोग दो गुट में विभाजित हो गए। एक गुट प्रत्युत्तरवादी का था, जो सरकार के साथ सहयोग करने के पक्ष में थे, और दूसरा गुट अप्रत्युत्तरवादियों का था, जो सरकार के साथ सहयोग करने के पक्ष में नहीं थे। तो इस तरह से स्वराज पार्टी काफ़ी कमज़ोर हो गई। कुछ लोग सरकारी कमेटियों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी बने। अगला चुनाव जब हुआ 1926 में, तो जनता इन्हें निपटा दी। स्वराज पार्टी को असफलता का सामना करना पड़ा। केंद्र में तो उसे महज 40 सीटें ही मिली। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, यहाँ पर भी उसकी पराजय हुई। तो इस तरह से पार्टी कमज़ोर होते होते अंततः 1935 में कांग्रेस में ही विलीन हो गई। यानी कांग्रेस में उसका विलय हो गया। आप लोग समझ चुके होंगे कि स्वराज पार्टी का क्या रोल रहा और स्वराज पार्टी कैसे विघटित हो गई, स्वराज पार्टी ने कितना काम किया। तो इस तरह से इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न आते रहते हैं। आप पूरे कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए और महत्वपूर्ण तथ्यों को रिवाइज कीजिए कि स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ, किसने किया, इसके प्रमुख नेता लोग कौन थे, आदि बातों पर ध्यान रखिए।